जय हिंद साथियों, आप सभी का स्टडी विद मराव चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हमारा डिस्कशन होगा हिंदी के 14वें नंबर के प्रैक्टिस सेट पर। शानदार सेशन होने वाला है। डोंट स्किप द वीडियो। अगर उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्दी का आपने सपना पाल रखा है तो ये आपका वीडियो और ये की पूरी सीरीज आपके लिए बहुत काम करने वाली है, क्योंकि शानदार प्रश्न यहाँ पर रहते हैं। आज के वीडियो में बेटा टोटल नंबर आप जो प्रश्न है वो 40 हैं। आप कितना स्कोर कर पाते हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर बेटा आप 35 प्लस तक पहुँच पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये वर्दी ना आप को ही ढूंढ रही है, आपकी ही प्रतीक्षा कर रही है। दूसरी बात बेटा, विस्तार आपको ऐसा शानदार मैं करूंगा, विस्तार ऐसा शानदार रहने वाला है, ऐसा रहेगा जैसे कि आप थ्योरी पढ़ रहे हो। मतलब थ्योरी और प्रश्नों का समागम करेंगे और आंसर किस तरीके से निकालना है, इस हुनर को सीखते हुए हम आगे बढ़ेंगे, जिससे कि परीक्षा में प्रश्न आएगा ना तो उसकी हम धज्जियाँ उड़ा कर रख देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। ज़्यादा बातें नहीं करूँगा मैं, क्योंकि समय बहुत कीमती है। प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ। ध्यान रखना, जल्दी से मत किया करो, प्रश्न को पढ़ना जरूरी होता है। कह रहा है नहीं हुआ, मतलब 3 में प्रत्यय है और चौथे में प्रत्यय नहीं है, और जिसमें नहीं है वही अकॉर्डिंग टू प्रश्न सही है। मतलब 3 ऑप्शन नहीं होंगे, चौथा वाला जो है उसी को आपको टिक करना है। दूसरी बात, प्रत्यय क्या होता है बेटा? अगर मान लीजिए कोई आपका शब्द दिया गया है और शब्द के बाद में आप कुछ भी जोड़ते हो, अगर बेटा शब्द के बाद में या फिर आप कहेंगे शब्द के अंत में हम कुछ ऐड करते हैं तो उसे बेटा हम प्रत्यय के नाम से जानते हैं। अगर शब्द के बाद में आप कुछ भी जोड़ते हो ना तो उसे बेटा प्रत्यय के नाम से जाना जाता है। और इसीलिए क्योंकि शब्द के बाद में आप जोड़ते हो तो प्रत्यय को क्या बोला जाता है बेटा? शब्दांत के नाम से जाना जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? शब्दांत के नाम से जाना जाता है। आधा बा है, शब्दांत के नाम से बेटा आपके प्रत्यय को जाना जाता है। अगर शब्द से पहले आप कुछ भी ऐड करते हैं, कुछ भी जोड़ते हैं, तो ये जो बेटा जोड़ रहे हो ना आप शब्द से पहले, इसे बच्चों उपसर्ग के नाम से जाना जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? इसे हम उपसर्ग के नाम से जानते हैं। तो क्लियर हो गया होगा। प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है और जो उपसर्ग होता है वो शब्द से पहले लगता है। अब सीधे हम प्रश्न पर चलते हैं। तो कह रहा है किसमें नहीं हुआ, मतलब दुबला आप यहाँ पर देख रहे हो ना। दूसरा ऑप्शन है दूजा, अगला है गुणवान, अगला है इकहरा। प्रत्यय बाद में लगेगा आपका, ठीक है। तो इसमें आपका जो दूजा है ना, इसमें बेटा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। गुणवान में भी बेटा आपके वान प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। इकहरा में एक धन हरा किया गया है। तो इस तरीके से इसमें भी आपका प्रयोग किया गया है। सो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है दुबला, जो कि एक बेटा क्या है? विशेषण है। दुबला क्या है? विशेषण है। दुबला है ना, क्या है? एक विशेषण है। अब क्या है ना बेटा कि दुबला में किसी भी प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया। सो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो ये बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई। अगले प्रश्न पर चलते हैं बेटा। अगला प्रश्न दिया गया है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। क्या कह रहा है बेटा? चोर की दाढ़ी में तिनका। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है चोर की दाढ़ी में तिनका, मतलब चोर है कोई और उसकी दाढ़ी में जो वो चोरी करके आया है उसका कुछ न कुछ अंश लगा हुआ है। समझाने की दृष्टि से है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है ना, जो आपके मुहावरे होते हैं लिखे तो कुछ और होते हैं लेकिन अर्थ उनका कुछ और होता है। लेकिन समझाने की दृष्टि से मैं शब्दों को तोड़कर बताने का प्रयास करूंगा। पहली बात बेटा आपको यहाँ पर आपको समझना है कि मुहावरा क्या होता है। मुहावरा बेटा एक शब्दांश होता है। शब्दांश क्या होता है? आपका वाक्यांश होता है, ठीक है। मुहावरा क्या होता है? एक वाक्यांश होता है। शब्दांश तो आपका प्रत्यय होता है, जो कि अभी मैंने आपको बताया। ये अपने आप में बेटा पूर्ण वाक्य नहीं होता है, ठीक है। पूर्ण वाक्य नहीं होता। मुहावरा अपने आप में पूर्ण वाक्य नहीं होता। लेकिन अगर तुलनात्मक दृष्टि से बात करें लोकोक्ति की तो बेटा लोकोक्ति जो होती है ना, ये अपने आप में एक पूर्ण वाक्य भी होती है, ठीक है, और अपने आप में पूर्ण वाक्य होती है, इसलिए वाक्यांश तो हो नहीं सकती। चलिए सीधे सीधे प्रश्न पे चलते हैं। तो मुहावरा और लोकोक्ति का अंतर यहाँ पर आप समझ गए। चोर की दाढ़ी में तिनका, मतलब चोर है और जो वो चोरी करके आया है कुछ उसके मुंह में लगा हुआ है, दाढ़ी में लटक रहा है, मतलब वो फंस गया। तो अपराधी का अपनी पहचान को छुपाना। अब जब तिनका लगा है तो वो पहचान को कैसे छुपाएगा? पहचानना तो हमको है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए कट हो जाएगा। अपराधी की पहचान हो जाना, मतलब अपराधी की आप क्या कर लिए? पहचान कर लिए। तो ऐसी बात तो नहीं है यहाँ पर, ऐसी कोई बात है नहीं। अपराधी का अपनी दाढ़ी खुजलाना, मतलब खुजला रहा है इस तरीके से,
ये बातें भी पुष्टि यहाँ पर नहीं हो रही है। अगला कह रहा है अपराधी का शंकाग्रस्त होना। हाँ, ये बिल्कुल सही है। अपराधी का शंकाग्रस्त होना, अरे उसे लग रहा है कि कुछ तो यार लगा है, हम चोरी करके आए हैं, कुछ तो लगा है, कुछ तो लगा है, मतलब शंका की अवस्था में रहता है, शंकाग्रस्त अवस्था में होता है। तो वहाँ पर आपका क्या होगा, चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरा बिल्कुल सही बैठेगा। तो यहाँ पर बेटा ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। तो यहाँ तक बेटा समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र शब्द का अर्थ नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि पत्र एक शब्द है, पत्र एक शब्द है। बेटा जो शब्द होता है ना, ये आपके वर्णों से मिलकर के बनता है, और जब वर्ण आपस में मिलते हैं और कोई सार्थक अर्थ देने का काम करते हैं तो वो आपका क्या होता है बेटा, शब्द होता है। शब्द जो होता है बेटा वो कैसा होता है, सार्थक होता है, उसका कोई ना कोई अर्थ निकलता जरूर है। वो बात अलग है कि आपके शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक सार्थक होता है, एक निरर्थक होता है। लेकिन जो बेटा सार्थक शब्द होते हैं उनका कोई ना कोई अर्थ होता है, निरर्थक वालों का कोई अर्थ नहीं होता। लेकिन निरर्थक वाले जब सार्थक के साथ में मिल जाते हैं ना, मतलब सज्जन साधु की संगति में जो मूर्ख होता है वो भी विद्वान हो सकता है। तो यहाँ पर भी वही होता है कि जो आपके सार्थक शब्द होते हैं जब उनके साथ निरर्थक शब्द मिल जाते हैं तो वो भी अर्थ देने लगते हैं। मतलब कहने का मेरा ये है कि मान लीजिए मैंने बोला खाना, खाना बेटा एक सार्थक शब्द है। आपके यहाँ जब कोई रिलेटिव आता है, रिश्तेदार आता है, तो आप बोलते हो खाना वाना खाए, चाय वाय पिए, पानी वानी पिए, कुछ ऐसा बोलते हो ना। तो चाय के साथ में आप वाय लगा रहे हो, खाना के साथ में आप वाना लगा रहे हो, है ना। चाय के साथ में क्या लगा रहे हो बेटा, वाय लगा रहे हो। तो ये जो वाना है, वाय है, ये निरर्थक शब्द हैं, लेकिन इनके साथ जब मिक्स हुए तो सार्थक बन गए। मेरे कहने का उद्देश्य यही था। बाकी बेटा शब्द रचना पर डेडिकेटेड वीडियो बना हुआ है, आप चाहें तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो पत्र शब्द का अर्थ कह रहा है नहीं है। कौन सा अर्थ नहीं है, मतलब तीन अर्थ रहने वाले हैं, तीन सही हैं, एक आपका सही नहीं है, और जो सही नहीं है वही आपका आंसर है। तो बेटा जो पत्र होता है ना, पत्र जो होता है, पत्र, इसके अगर हम अर्थ की बात करें पत्र की, तो पत्र का बेटा लेख भी होता है, पत्र का मतलब पत्ता भी होता है। और बोले पत्र आया है मतलब चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, वो भी हो गया। जो पंख होता है बेटा ये नहीं होता आपके पत्रकार। तो सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगा। अगर फिर भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स खाली है मेरे दोस्त, फटाक से टाइप कर देना, आपकी सारी समस्याओं का जो है समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। अंडे का शहजादा, अंडे का शहजादा बेटा क्या है, एक लोकोक्ति है, और लोकोक्ति वह होती है जो अपने आप में एक पूर्ण वाक्य होती है। मतलब ये अपने आप में सारी बातें कह देती है, लेकिन मुहावरा एक वाक्यांश होता है। ठीक है, तो अंडे का शहजादा मतलब, अंडे का शहजादा, दिमाग लगाया, क्या मतलब, क्या मतलब, क्या मतलब यार अंडे का शहजादा। और एक पॉलिटिशियन भी है जिसके बारे में अक्सर बोला जाता है अंडे का शहजादा। ठीक है, मैं नाम तो नहीं लूँगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुभवहीन व्यक्ति का होना। सो कौन सा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। अंडे का शहजादा बेटा अनुभवहीन व्यक्ति को बोला जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अंडे का शहजादा चालाक तो हो नहीं सकता है, अनुभवी तो हो ही नहीं सकता है, कमज़ोर वाली बात तो नहीं है, लेकिन कमज़ोर बैठ सकता था थोड़ा बहुत, लेकिन बैठेगा नहीं। अनुभवहीन की यहाँ पर बातें की गई हैं। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो आप समझ के बेटा लोकोक्ति अपने आप में एक पूर्ण वाक्य होती है। अगला बेटा प्रश्न दिया गया है, परा उपसर्ग का अर्थ क्या है। मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है जो परा है एक उपसर्ग है। उपसर्ग बेटा आपके शब्द के पहले ऐड किए जाते हैं। शब्द से पहले जो कुछ भी जोड़ा जाता है वो प्यारे बच्चों क्या होता है, उपसर्ग होता है। तो कह रहा है कि यहाँ पर जो परा लिखा हुआ है ना, इसका एक्चुअली में अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है। तो इसका अर्थ है बेटा उल्टा, उल्टा पुल्टा कर देना सब कुछ, ये परा का अर्थ होता है। आपके ऑप्शन में क्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। सो आप क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए को टिक कर देंगे। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। परा का मतलब होता है उल्टा। ठीक, चलो यहाँ तक बेटा समझ में आ गया। अगला सवाल आपके सामने है कि हिंदी में अलंकार के मुख्य भेद निम्नलिखित में से कौन से माने जाते हैं। ध्यान से देखिएगा बेटा, हिंदी में अलंकार, हिंदी में अलंकार
के मुख्य भेद निम्नलिखित में से कौन कौन से माने जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अलंकार क्या होता है बेटा। काव्य की सुंदरता को, काव्य में आभूषण का जो काम, अब कोई व्यक्ति है, महिला है, अच्छे खासे आभूषण पहना दोगे और सुंदर दिखने लगेगी। तो क्या करता है बेटा, ये जो अलंकार होते हैं ये शब्द के माध्यम से भी, अर्थ के माध्यम से भी और शब्द अर्थ दोनों के माध्यम से हमारे काव्य में क्या करते हैं, सुंदरता लाने का प्रयास करते हैं, रुचि बढ़ाने का काम करते हैं, आकर्षक बनाने का काम करते हैं। वो बेटा आपके अलंकार होते हैं। डेडिकेटेड वीडियो बना हुआ है इस पर भी, ठीक है। तो अगर हम बात करें, मैं बोल रहा हूँ ध्यान से, अगर आप सुन रहे हैं तो आंसर पकड़ लिया होगा। मैंने कहा शब्द के अनुसार सुंदरता लाने का काम करते हैं, आकर्षण पैदा करने का काम करते हैं, अर्थ के अनुसार भी करते हैं, शब्द अर्थ दोनों की स्थितियों में करते हैं। मतलब एक चीज़ तो क्लियर हो गई, शब्द अलंकार भी होता है, अर्था भी होता है और उभय अलंकार भी होता है। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका क्या जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। शब्द अलंकार शब्द के माध्यम से सुंदरता को बढ़ाने का काम किया जाता है, आकर्षण को बढ़ाने का काम किया जाता है, आभूषण का काम करते हैं, अर्थ के अनुसार ऐसा होता है, और उभय अलंकार में शब्द और अर्थ दोनों की स्थितियां देखने को मिलती है। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल बेटा दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अश्व का, अश्व, अश्व मतलब बेटा क्या होता है प्यारे बच्चों मेरे, घोड़ा होता है। अश्व मीन्स क्या होता है, घोड़ा होता है। अगर इतिहास पढ़ा है तो अश्वपति, अश्वपति किसी मूवी में भी सुना है आपने। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ध्यान से पढ़ लिया करो। मतलब 3 आपके सही हैं, चौथा सही नहीं है, और जो नहीं है वही सही है। सो उसी का चुनाव करना है जो गलत वाला है। ओके, तो बेटा जो घोड़ा है आपके अश्व का पर्यायवाची है बेटा, इसका पर्यायवाची है भी होता है, घोटक भी होता है इसका पर्यायवाची, ठीक है। तो आपने देखा घोड़ा भी है भी है, घोटक भी है, तो मतलब है भी है, घोटक भी है, घोड़ा भी है, कटक नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा आपके प्रश्न के अनुसार, क्योंकि पूछा गया है कि अश्व का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। पर्यायवाची का मतलब बेटा होता है कि जो शब्द दिया गया है उसी का अर्थ देने वाले जो शब्द होते हैं वो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। तो 7 नंबर के प्रश्न पर आप पहुंच चुके हैं और बड़ी आसानी के साथ आप प्रश्नों का आंसर करते हुए जा रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि आप 35 प्लस पहुंचेंगे और एक अच्छा खासा स्कोर करेंगे आप जा कर के, ठीक है। और जो वर्दी आपके इंतज़ार कर रही है उसके पास जो है ना, घड़ी दर घड़ी आप बढ़ते हुए बढ़ रहे हो आगे, ठीक। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल बेटा दिया गया है, मुदित मनोहर मानस देखा, क्या बात है, मुदित मनोहर मानस देखा। ये जो पंक्ति है ना, मुदित मनोहर मानस देखा, पंक्ति में अलंकार कौन सा है। यहाँ पर भी अलंकार पूछा गया है, तो अलंकार की परिभाषा तो मैं उससे आपको परिचित करवा चुका हूँ। बात कितने प्रकार के होते हैं, तो शब्द अलंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार, वो भी आप जान चुके हो। तो सीधे सीधे आंसर करना है। यहाँ पर आप देख रहे हो बेटा मम्मा मम्मा मम्मा, मतलब यहाँ पर एक देख रहे हो माँ वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है। माँ वर्ण आपका बेटा बार बार आ रहा है, माँ वर्ण यहाँ पर बार बार आपको शो हो रहा है, दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो है कौन सा अलंकार होगा, 8 नंबर का प्रश्न है। तो राइट आंसर है बेटा अनुप्रास अलंकार होगा। मतलब जिस अलंकार में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बेटा आपके सामने दिया गया है कि दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाले शब्द की क्या करना है, पहचान करना है। मतलब कह रहा भिन्न अर्थ वाले शब्द की पहचान करना है। मतलब 3 तो आपको मिलेंगे एक जैसे, और चौथा थोड़ा विषम टाइप का मिलेगा, गलत वाला टाइप का मिलेगा, वही आपका एक्चुअली आंसर रहने वाला है। ध्यान से समझा करो, बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि प्रश्नों के आंसर का चुनाव करने में अगर सारे ऑप्शन को तोड़ना किस तरीके से है, जोड़ना किस तरीके से आपने सीख लिया ना, तो बहुत आसानी हो जाती है, और जो मुश्किलें होती हैं, जो जटिलता होती है, वो सरलता में बदल जाती है, ठीक। तो बेटा 9 नंबर का प्रश्न है, कन्या, सही बात है। आत्मजा, ये भी सही बात है। मतलब कन्या का जो मतलब है वही आत्मजा का भी है।
वही आपकी नंदिनी का भी है। सो यहाँ पर क्या है बेटा, ए वाला, बी वाला और डी वाला, क्योंकि नंदिनी कहो, आत्मजा कहो, कन्या कहो, ये सब कहीं ना कहीं पुत्री से रिलेटेड हैं, आपके पुत्री से रिलेटेड हैं। लेकिन जो बेटा ऑप्शन नंबर सी में भार्या दिया गया है, भार्या, भार्या बेटा आपके पत्नी का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? पत्नी का। तो अब ये तो अलग हो गया ना, क्योंकि पुत्री आपकी कन्या भी है, आत्मजा भी है, नंदिनी भी है। वो बात अलग है कि पत्नी भी किसी ना किसी की पुत्री होती है, लेकिन वर्तमान में तो वो पत्नी है ना, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर भार्या का मतलब पत्नी होता है। सो ये तीन शब्द जो थे ना, ए, बी और डी वाले, एक जैसा अर्थ दे रहे थे, तो उनको अलग कर लिया और गलत का चुनाव करना है, मतलब अलग शब्द का भिन्न अर्थ वाले का चुनाव करना है। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा बेटा, राइट आंसर हो जाएगा। तो क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट यहाँ तक बिल्कुल नहीं होगा। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने दिया गया है कि वीर रस का स्थायी भाव क्या है। वीर रस, रस बेटा क्या होते हैं? किसी काव्य को आपने पढ़ा, किसी काव्य को आपने पढ़ा है, कोई नाटक आपने देखा है, कोई मूवी आपने देखी है और रात में आपने कुछ अकेले में देखा है, उसके बाद क्या होता है, आनंद की अनुभूति हो रही है, तो वहाँ पर आपका क्या होता है बेटा, रस होता है। मतलब आनंद का मतलब होता है रस। ठीक, तो परिभाषा तो समझ गए। अगर हम बेटा बात करें स्थायी भाव की, तो ऐसे भाव होते हैं जो चिरकाल तक, लंबे समय तक हमारे मन मंदिर में बसे रहते हैं, स्थिर रहते हैं, वो आपके स्थायी भाव होते हैं। ठीक, अनुभावों की संख्या 8 होती है, तो ये आपको यहाँ पर समझना है। तो स्थायी भाव जो लंबे समय तक बने रहते हैं। अब यहाँ पर बेटा कह रहा है वीर रस, वीरता की बातें करेगा, शरीर में जोश भर देगा। और जोश, हाउ इज़ द जोश, एक समय बड़ा जो है चलन में था, है ना, किसी मूवी का डायलॉग था, हाउ इज़ द जोश, कुछ ऐसे था, मैंने देखा तो नहीं। तो बेटा यहाँ पर कह रहा है कि वीर रस का मतलब उत्साह, जोश, जोश मतलब उत्साह। तो उत्साह क्या है बेटा, वीर रस का स्थायी भाव है। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम रति की बात करें, तो रति बेटा आपके श्रृंगार रस का है। किसका है? श्रृंगार रस का है। और श्रृंगार रस लिखा कैसे जाता है, ध्यान से देख लेना। श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, श्रा को ऐसे श्रा करके फिर ऐसे मत घुमा देना, गलत हो जाएगा। ये नीचे वाली तिरछा वाली जो लाइन है नहीं बनती है। तो सच्ची मुच्ची का ये है, वर्तनी सुधार में बहुत देता है, आपको फंसा देता है, इसलिए समझ लेना। ठीक, चलो अगले सवाल पर चलते हैं बेटा। अगला सवाल दिया गया है, क्या आप घर भी जाएंगे? अरे हाँ, बिल्कुल जाएंगे भाई। क्या आप घर भी जाएंगे, ऐसा दिया गया है। यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है और इसमें कह रहा है कि जो रेखांकित पद क्या है। एक्चुअली क्या है ना, रेखांकित नहीं किया, मैं करे दे रहा हूँ। इसको रेखांकित करना है आपको, ठीक है, आपको रेखांकित करना है। आप क्या है? क्या आप एक संज्ञा है? नाना, क्योंकि संज्ञा बेटा आपके किसी वस्तु को बारे में हो सकता है। देश दुनिया धरती में अगर कोई भी वस्तु है, व्यक्ति है, स्थान है जिसका कोई ना कोई नाम है, वो आपकी क्या है? संज्ञा है। सो यहाँ पर संज्ञा तो नहीं है, तो ये क्लियर हो गया। सर्वनाम क्या होता है बेटा? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द, मतलब संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द बेटा आपके क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। और क्रिया क्या होती है? कर्ता में, आपके वाक्य में क्या कुछ हो रहा है, वाक्य में क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, ये सब आपकी क्रिया बताती है। और विशेषण जो होता है बेटा, ये आपके संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने का काम करता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आप क्या है, तो आप मेरे बच्चों क्या है? एक क्या है? 11 नंबर का प्रश्न, इतना सारा लिंक करवाया, कुछ तो दिमाग में क्लिक कर गया होगा। तो क्या है? आप क्या है? क्या है आप? बोलो। आप एक सर्वनाम है। क्या है बेटा? सर्वनाम है। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आप क्या है बेटा? एक सर्वनाम है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। मैं पूछते हुए भी चलूँगा ताकि आप बिल्कुल पकड़ में बराबर बने रहें, मिस ना करें कोई भी इंफॉर्मेशन। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य लिखा होना चाहिए? ठीक है, भाववाच्य होना चाहिए। भाववाचक लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, भाववाच्य का प्रयोग किया गया है, ऐसा पूछा है। किस वाक्य में भाववाच्य? भाववाच्य का मतलब होता है ऐसा वाक्य आपका हो, ऐसा वाक्य हो
जिसमें भाव की प्रधानता होनी चाहिए, जिसमें बेटा भाव क्या हो, प्रधान हो। मतलब जिस वाक्य में भाव की प्रधानता होती है वो आपके वाच्य के अंतर्गत आता है। हिंदी में आपके बेटा 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। एक कौन सा होता है, एक बेटा आपका कर्तृवाच्य होता है। कौन सा होता है बेटा, कर्तृवाच्य होता है हिंदी में। दूसरा बेटा आपका कर्मवाच्य होता है, और तीसरा आपका बेटा क्या होता है, जो कि आपके प्रश्न में दिया गया है, भाववाच्य होता है। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कथन का भार कर्ता पर पड़ता है, वो आपका कर्तृवाच्य होता है। जिस वाक्य में बेटा कर्म की प्रधानता होती है, कथन का भार कर्म पर पड़ता है। और भाववाच्य में जिस वाक्य में भाव की प्रधानता होती है, मैंने बोला था कि थ्योरी और प्रश्नों को मिक्स कर देंगे और अपनी सफलता को फिक्स कर देंगे, वही मैं करते हुए चल रहा हूँ। तो ये तो भैया परिभाषा रही, भाववाच्य रही, ये वगैरह समझ ली। तो भाव की प्रधानता होगी। अब सीधे हम प्रश्न पर चलते हैं। क्या कह रहा है, अब चला जाए, अब चला जाए। तो चलो चलना है, कोई बात नहीं। यहाँ पर उतना अच्छा भाव नहीं दिया गया है। शशि से खाया नहीं जाता, बिल्कुल सही है। यहाँ पर भाव दिया गया है, खाया नहीं जाता। यार ये कौन सी बात हुई, तो जिंदा कैसे खाया नहीं जाता। तो मतलब जब भी आपके प्रश्न में कुछ ऐसा दिया गया हो कि उससे खाया नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, उससे चला नहीं जाता, उससे दौड़ा नहीं जाता, उससे भागा नहीं जाता, उससे नाचा नहीं जाता, उससे गाया नहीं जाता, कुछ भी इस तरीके से अगर दिया गया है तो उस वाक्य में बच्चों भाव की प्रधानता होगी। सो राइट आंसर भाववाच्य होगा। भाववाच्य आपसे पूछा भी गया है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्लियर हो गया होगा। वह पत्र लिखता है, आपके जो है वर्तमान काल में दिया गया है। आम भैया खा रहे हो, खा लो, मस्ती करो, कोई बात नहीं। यहाँ पर भी आपका क्या दिया गया है, क्या दिया गया है, ये भी वर्तमान काल में दिया गया है। तो यहाँ पर क्लियर हो। अब कह रहा है रमेश पत्र लिखता है, तो कौन पत्र लिखता है भाई, रमेश। तो यहाँ पर आपके कर्ता की प्रधानता है, सो यहाँ पर आपका कर्तृवाच्य हो जाएगा। इसमें कौन आम दबा के खा रहा है, भैया सुरेश भैया खा रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपका कर्तृवाच्य हो जाएगा। अगर दूसरी भाषा में वाच्य पर जानना चाहो तो वो भी मैंने आपके सामने रख दिया, क्योंकि नो कन्फ्यूजन होना चाहिए। तब तो मेरा मतलब है बताने का। अगर कन्फ्यूजन बच गया तो फिर कहीं ना कहीं मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, अगला बेटा निशा। निशा एक आपका शब्द दिया गया है, विशेष का विशेषण। मतलब कह रहे हैं निशा का विशेषण। विशेषण क्या होता है बेटा, संज्ञा और सर्वनाम के विशेषता बदलाने वाले शब्द में चेंज करना है। इस निशा को बदल देंगे, कोई बात नहीं। तो कौन सा होगा बेटा, निशा को जब हम क्या करेंगे, विशेषण बनाएंगे। किस में बनाएंगे बेटा, विशेषण में चेंज करेंगे। तो क्या करेंगे हम, नए से बना देंगे। क्या बना देंगे, नए से बना देंगे। और नए से बना देंगे तो नए से एक विशेषण है, और निशा आपकी क्या है बेटा, एक संज्ञा है। सो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, नएस हो जाएगा। और नएस बेटा आपके किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। निशाचर वो प्राणी होता है जो रात में विचरण करता है। राक्षस वगैरह भूत वगैरह कहते हो ना कि रात में निकलते हैं, संभल के निकलना। रात के 12 बजे के बाद समझ लेना, पकड़ लेंगे रास्ते में, वहाँ चले गए। निशाचर होता है रात में विचरण करने वाले। ठीक है, रात में विचरण करने वाले। ओके, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया मेरे बच्चों। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ज़्यादा डिटेल में एक्चुअली थोड़ा कम करता हूँ, क्योंकि फिर बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, आप लोग बोर हो जाओगे। निम्नलिखित में से सा जो दिया गया है, सीटी वाला सा जो है, इसका उच्चारण स्थान कौन सा है। मतलब ये सीटी वाले सा को अगर मैं बोल रहा हूँ तो एक्चुअली निकल कहाँ से रहा है, स स स स स स, मतलब तालू हिला डुला रहा है। तो तालू में बेटा कंपन हो रहा है, तालू भूमिका निभा रहा है आपके 14 नंबर के प्रश्न में। सो राइट आंसर क्या होगा, तालु के अंतर्गत आता है आपका। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बेटा जो आपके वर्ण है ना, इनको सुविधा के अनुसार भागों में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजन में भी बांटा गया है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन में बांटा गया है। और स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत बेटा आपके 5 वर्ग आते हैं। और ये 5 वर्ग में बेटा आपका एक का वर्ग भी आता है, एक चा वर्ग आता है, एक टा वर्ग आता है, एक ता वर्ग आता है, और एक आपका पा वर्ग आता है।
का वर्ग वाले जो वर्ण होते हैं जिन्हें आप बेटा का कबूतर, खा खरगोश, गा से गमला, घा से घड़ी, अंगा माने कुछ नहीं, मैं ऐसे बता दे रहा हूँ समझाने के लिए। तो इसी तरीके से चा वाले में हो गया, टा वाले में आड़ा, तथा पफ बमा, ये सारे के सारे जो व्यंजन होते हैं जिनकी संख्या बेटा 25 होती है, ये आपके स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो पहला वाला का वाला आपका कंठ वर्ण में आता है। इसके बाद ये जो आपका दिया गया चा वाला, ये तालु में आता है। टा वाला आपका मूर्धन्य में आता है। ता वाला आपका दंत वर्ण के अंतर्गत आता है। पा वाला आपके ओष्ठ वर्ण के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो लास्ट अक्षर होता है प्रत्येक वर्ग का, इसे बेटा हम पंचमाक्षर के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? पंचमाक्षर के नाम से जानते हैं, या इसी लास्ट अक्षर को हम अनुनासिक वर्ण के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? अनुनासिक वर्ण के नाम से भी हम इसे जानते हैं। डेडिकेटेड वीडियो बना हुआ है, मेरे बच्चों जाकर देख लेना। तो तालु वर्ण में आपका तालु का प्रयोग होता है, मतलब आपका जो चाचा जाजा वाली लाइन चलती है ना, चाचा जाजा वाली, वो तालु वर्ण में आती है। कंठ वर्ण में बेटा आपके काका गागा वाली लाइन जो चलती है वो इसी में आती है। दंत में आपका ता था दा ता था दा ता था दा दा वाली आती है। मूर्धा में आपका ट ट ये इसमें आती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, चलिए, मैंने बोला था थ्योरी क्लास जैसा होगा, तो बस थ्योरी क्लास जैसा ही होगा। ठीक, चलो अगला बेटा प्रश्न है आपके सामने। जैसा कि आप सभी जानते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये वक्तव्य है। ये आपके इस तरीके से इन्वर्टेड कामा के अंदर बंद है, ये नीचे आ गया है। यह वक्तव्य नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है। ठीक है, तुम मुझे खून दो, दिल्ली चलो, ये सारे नारे किसने दिया था बेटा? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिए गए थे। देशभक्त थे, देश की आन मान शान के लिए लड़ते रहे और आखिरकार में वीरगति को प्राप्त भी हो गए, शहीद हो गए। तो बताइए इस वाक्य में कौन से चिन्ह का प्रयोग किया गया है? अब एक्चुअली चिन्ह क्या होता है ना बेटा, हम हिंदी में अपने जो वाक्यों का प्रयोग करते हैं, शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनके बीच में जो हम कुछ ठहराव लेते हैं ना, वो एक्चुअली आपके विराम होते हैं। और विराम के अंतर्गत ही आपके चिन्ह आते हैं, या जो ठहराव वगैरह होता है ना, उसे हम विराम के नाम से जानते हैं। और विराम के अंतर्गत बहुत सारे चिन्ह आते हैं, जैसे कि आपका प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह में क्या होता है बेटा? आपसे प्रश्न किया जाता है और उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह कुछ इस तरीके से लगाया जाता है। और प्रश्नवाचक शब्द भी आपके वाक्य में दिए गए होते हैं, कब, क्या, कैसे, कहाँ, क्या करते रहे, ये सब आपके दिए गए होते हैं। लेकिन हमारा मुद्दा यहाँ पर है, ये जो लगा हुआ है ये इस तरीके से, और यहाँ पर ये जो लगा हुआ है, मतलब जो इस तरीके से लगा हुआ है आपके, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, आसपास जो ऐसा लगा हुआ है, एक्चुअली में ये जो लगा हुआ है ये है क्या? तो ये बेटा आपका उद्धरण चिन्ह है। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट यहाँ तक बिल्कुल नहीं होगा। इस पर भी डेडिकेटेड वीडियो है, और विस्तार से आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, हिंदी की प्लेलिस्ट है, उस पर जो है विजिट कर सकते हैं, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगला बेटा प्रश्न है, वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, पूजा पाठ करने वाला, धर्म को मानने वाला व्यक्ति है। इसमें रेखांकित पद के बारे में बताना है, तो मामला तो बिगड़ा। एक्चुअली रेखांकित पद में आपका क्या होना चाहिए? धार्मिक होना चाहिए। मैं रेखांकित कर देता हूँ, धार्मिक को मैं क्या करता हूँ? रेखांकित कर देता हूँ। अब बताना है बेटा, ये जो धार्मिक है ये एक्चुअली में है क्या? ध्यान से देखो, ये जो बेटा धार्मिक है ना, ये धर्म से बना हुआ है। और धर्म से जब हमने क्या किया, विशेषण बनाने का प्रयास किया, तो धर्म में हमने क्या किया? धर्म में इक प्रत्यय को हमने जोड़ दिया। प्रत्यय आप सभी जानते हो किसी शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। इक प्रत्यय को जब हमने धर्म में जोड़ दिया ना, तो बेटा धार्मिक शब्द बन जाता है। और ये धार्मिक शब्द होता क्या है? तो ये बेटा आपका विशेषण होता है। मतलब धर्म में हमने इक प्रत्यय को ऐड करके क्या किया? विशेषण बना लिया। सो यहाँ पर क्या है? ये आपका विशेषण है। और विशेषण वे शब्द होते हैं जो आपके संज्ञा की या फिर कह सकते हैं सर्वनाम की विशेषता बतलाने का काम करते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को बेटा हम विशेषण कहते हैं। तो इतनी बार मैं जिक्र कर चुका हूँ, क्लियर हो गया होगा। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी है, विशेषण है।
धार्मिक। आप खुद देख सकते हो ये व्यक्ति है ना, ये जो व्यक्ति यहाँ पर लिखा हुआ है व्यक्ति, इसकी विशेषता बतलाने का काम कौन कर रहा है? धार्मिक कर रहा है। ये व्यक्ति कैसा है? धार्मिक है। कैसा है? धार्मिक है। कैसा है? धार्मिक है। तो विशेषता धार्मिक व्यक्ति की बतला रहा है और संज्ञा की बतला रहा है। सो राइट आंसर क्या होगा? विशेषण। इज दैट क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। संज्ञा के बारे में बता ही चुका हूँ, सर्वनाम के बारे में बता ही चुका हूँ, क्रिया के बारे में बता ही चुका हूँ। ठीक, चलो आगे बढ़ जाते हैं बेटा। 17 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित शब्दों को ध्यान से देखिए, देख रहे हैं भाई, और बताइए कि किस शब्द में री मात्रा का प्रयोग किया गया। मतलब री से ऋषि बाबा। अब अगर री की बात करें तो री आपके बेटा स्वर के अंतर्गत आती है, और स्वर में भी किस में आती है? तो आपके ह्रस्व या कह सकते हैं मूल स्वर के अंतर्गत आती है री। ओके, ये बात आपको जानना जरूरी है। अब अगर स्वर की बात की है तो हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है बेटा? 11 है, जिसमें मूल स्वरों की संख्या प्यारे बच्चों कितनी है? तो 4 है आपकी। उसी में री आती है। री की बेटा मात्रा कैसी होती है? तो ऐसे लगा होता है। मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ, आप यहाँ पर वृद्धि पढ़े होंगे, ऐसे करके लिखा रहता है। अगर मैं लिख दूंगा वृंदावन जाना है, मेरा मन लागू है वहाँ पर, ठीक है, तो वृंदावन मुझे जाना है, मान लो ऐसा बोला गया, ठीक, तो वृंदावन जाना है, ये जो लगा है ना, ये री से ऋषि बाबा की मात्रा है। री से ऋषि बाबा की मात्रा है तो पकड़ो, क्रिया में तो है नहीं, है ना, यहाँ पर ये लगी है भैया, ये लगी है। सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन आपके कट हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। सो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो परिचय हो गया होगा। स्वर आपके व्यंजन नहीं, वर्ण के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि व्यंजन वे शब्द होते हैं बेटा जो आपके स्वर की मदद से बोले जाते हैं। डेडिकेटेड वर्ण रचना पर वीडियो बना हुआ है। वह काम चोर है तो भाई है, अब दुनिया कहेगी ठोक ठोक के पीट पीट के कि काम चोर है तो है। इस वाक्य में अव्यय बताना है। अब भैया ऑप्शन पे बाद में हम जाते हैं, पहले हम समझते हैं कि एक्चुअली हमें करना क्या है, तब तो हम कर पाएंगे ना। हम जब समझेंगे नहीं तो हम करेंगे क्या? आप ही बताओ। जब हम समझ नहीं पाएंगे तो एक्चुअली हम करेंगे क्या? बात समझ रहे हो? तो पहले हमें समझना है अव्यय क्या होता है भाई, पहले ये समझ लेते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर व्यय लिखा हुआ है, तो अगर व्यय की गणित की भाषा में बात करोगे तो खर्च होता है, लेकिन अगर हिंदी की भाषा में बात करोगे तो इसका मतलब होता है बदलाव। क्या होता है बेटा? बदलाव। अब देखो, समय काल परिस्थिति के अनुसार एक शब्द के अर्थ बदल जाया करते हैं, ये आप सभी जानते हो। तो गणित की भाषा में हमें जाना नहीं है, हमें हिंदी में चलना है। बदलाव, बदलाव का मतलब हो गया बेटा परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब हो गया कि कोई शब्द दिया गया है, कोई शब्द दिया गया है, उसमें आप क्या करना चाहते हो? लिंग के अनुसार बदलाव करना चाहते हो, वचन के अनुसार बदलाव करना चाहते हो, कारक के अनुसार बदलाव करना चाहते हो। अगर कर लेते हो तो व्यय कर लेते हो, और व्यय कर लेते हो तो व्यय हो जाएगा। लेकिन उसके पहले क्या लगा दिया है? मतलब जो तुम कुछ मतलब जो कुछ तुम कर धर रहे थे ना, अब आ लगा देने से क्या होगा? नकारात्मकता का बोध हो जाएगा। मतलब नहीं कर सकते तुम, सो तुम नहीं कर पाओगे, और नहीं कर पाओगे तो वो अव्यय हो जाएगा। मतलब कहने का है कि जिन शब्दों में तुम ना लिंग के अनुसार बदलाव कर सकते हो, ना वचन के अनुसार शब्दों में बदलाव नहीं कर सकते, कारक के अनुसार शब्दों में बदलाव नहीं कर सकते, जब भैया तुम कर ही नहीं सकते, वही अव्यय है। अब हम चलेंगे प्रश्न पर। वह दिया गया है, कामचोर दिया गया है दिया गया है, ये 3 दिए गए हैं, इन्हीं में से चुनाव करना है। कामचोर, कामचोर को बदलोगे तो कामचोरी बना लोगे, तो ये तो भैया होगा नहीं आपका। है को तो अपने अनुसार आप बदलते रहते हो, बिंदी लगाते हो, कहीं हटाते हो। वह जो दिया गया है, इसमें आप देख रहे हो ना, चाहे इसका प्रयोग तुम स्त्रीलिंग में करो चाहे पुल्लिंग में करो, कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैंने बोला वह खाता है, क्या बात है, खाता से पता चला यार आदमी है कोई, है ना, पुरुष जाति का है। मैंने बोला वह खाती है,
वह दबा दबा के खाती है। तो अब इसमें आपने क्या कहा, खाती है। यार ये तो स्त्रीलिंग वाला है, ये पुल्लिंग वाला है। मतलब खाता आपका क्या था, वो अकाउंट वाला खाता नहीं है, पुल्लिंग हो गया। और ये खाता वाला बेटा किसका बोध करा रहा है, स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है। तो अब देखा वाह भैया, यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है। लिंग के अनुसार परिवर्तन कहाँ कर पाए। खाता वाले को तो लिंग बदल के हमने खाती स्त्रीलिंग में बदल दिया है, लेकिन बेटा वाह का तो वाह बना है। कुछ नहीं कर पाए इसके साथ। जब कुछ कर नहीं पाए, अव्यय हो गया। सो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो चोर जाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि चोर चोर मांगे मोर, ऐसे कुछ है ना। हाँ, तो बस वही हो गया। चलो अगला सवाल है बेटा आपके सामने। प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चुनाव करना है। आपके सामने प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर आपको क्या करना है, पुल्लिंग शब्द का चुनाव करना है। पुल्लिंग कौन सा बेटा, पुल्लिंग का मतलब हो गया पुरुष जाति का बोध कराने वाला। ठीक, तो बेटा पुरुष जाति का जो बोध कराने वाले शब्द होते हैं ना, जो भी हैं, वो आपके पुल्लिंग के नाम से जाने जाते हैं। और जो बेटा स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द होते हैं, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या होते हैं बेटा, स्त्रीलिंग कहलाते हैं। हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुरुष और स्त्री जाति का पता लगाने के लिए इन लिंगों का हम प्रयोग करते हैं। ओके, चलिए। तो अब कह रहा है पुल्लिंग का चुनाव करना है, मतलब पुरुष जाति वाले का हमें चुनाव करना है, तो करवा देंगे भाई। बचत। अच्छा हाँ, एक बात बताना भूल गया बेटा, कभी भी ना लिंग का चुनाव करना हो आपके प्रश्न में, कितना भी भयानक प्रश्न दिया गया हो, तुमने पढ़ा हो ना पढ़ा हो, सबसे बढ़िया है ना विशेषण का प्रयोग कर लेना। जो भी शब्द दिया गया है उसके पहले विशेषण का प्रयोग कर लेना। अगर स्त्री जाति के विशेषण का प्रयोग करोगे तो वो शब्द स्त्रीलिंग में रहेगा, अगर पुल्लिंग जाति के विशेषण का प्रयोग करोगे तो वो शब्द पुल्लिंग में होगा। कैसे, देखो, अच्छा क्या है, अच्छा, और एक अच्छी। मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, अच्छा अच्छी भी हो सकता है, कैसा कैसी भी हो सकता है, बुरा बुरी भी हो सकता है, मोटा मोटी भी हो सकता है। जो तुम समझ पाओ तुम अपने अनुसार लगा लेना। ठीक, तुम अपनी सुविधा के अनुसार लगा लेना बस। अच्छा, मैंने कहा अच्छा तो अच्छा ही लगता है। अच्छा बेटा आपका क्या है, पुल्लिंग, मतलब वह व्यक्ति अच्छा है, यह पेन बड़ा अच्छा है, कुछ भी मैं कहूँगा तो पुल्लिंग का बोध कराएगा। और बेटा ये जो अच्छी है ना, अच्छा दोनों जगह अच्छा अच्छा है, चलो छी कर दिया, अच्छी हो गया, ये आपके बेटा स्त्री जाति का बोध करवा देगा। ठीक है, तो अब आपने देखा अच्छी लगा काम चल जाए तो स्त्री जाति, और अच्छा लगाने से काम, अब लगा देते हैं। अब बेटा कह रहा है कि यार उसने बड़ी अच्छी बचत की, पहले लगाना है, उसने बड़ी अच्छी बचत की, तभी तो एक बड़ा तगड़ा सा मकान बना डाला। यार अच्छी अच्छी, उसने बड़ा अच्छा बचत की ना, ना बड़ा आड़ लग रहा है। सो अच्छी स्त्रीलिंग में है, और इसलिए ऑप्शन नंबर ए तो हमें काटना पड़ेगा। हानि, अरे बोले भैया बड़ी हानि हो गई, दुकान में आग लग गई, हम बर्बाद हो गए। बड़ी, बड़ा आपका पुल्लिंग का है, बड़ी आपका स्त्रीलिंग का है। सो यहाँ पर भी स्त्रीलिंग का मामला चल रहा है, तो भैया हो गया। प्यास, ये कैसी प्यास है, मैंने बोला भी था कि बंदा उदास है, तो कैसी स्त्रीलिंग के लिए आ रहा है, सो यह भी कट हो गया। वचन, मेरा वचन ही है शासन, है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ऑप्शन नंबर डी, कैसा वचन, अरे उसने बड़ा अच्छा वचन बोला, दिल बाग बाग हो गया, है ना। कुछ भी करके लगा लेना, कोई भी लगा लेना, विशेषण बिल्कुल फिट बैठेगा। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका क्या होगा, पुल्लिंग में है, बाकी सब के सब आपके स्त्रीलिंग में दिए गए हैं। अगला सवाल है 20 नंबर का, निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा छंद दिया गया है। छंद भी आपके वाक्य में सुंदरता लाने का काम करते हैं। कहाँ पर ठहराव लेना है, कहाँ पर कौन सी मात्रा लगानी है, यति गति विराम, ये सब बताने का काम बेटा आपके छंद करते हैं। ये भी सुंदरता लाने का काम करते हैं। बस सीधी सी बात समझो, रोचकता पैदा कर देते हैं आपके काव्य में। दामिनी दमक रही घन माही, और खल कय प्रति जथा थिर नाही। अरा चमक रहा है, दम दम बिजली कड़क रही है। अब समझ लेना, बादलों में बिजली धमधमा के कड़क रही है, और जो खल दुश्मन है थर 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 हिल डुल रहे हैं। एग्जैक्ट मुझे अर्थ पता नहीं है, लेकिन काम चलाऊ मैं बता दूंगा। यहाँ पर बेटा क्या है ना, माही नाही, रिदम से पहचान गए होगे कि रिदम चल रहा है,
तो तुलसीदास जी के पास हम पहुंच जाएंगे। तो तुलसीदास जी के पास पहुंच जाएंगे तो रामचरितमानस में हम पहुंच जाएंगे, और रामचरितमानस में पहुंच गए तो बस मामला बेटा चौपाई का चलने लगेगा। सो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोहा छंद में क्या होता है बेटा, 13 और 11 मात्राओं का खेल चलता है। पहले चरण में आपकी 13, दूसरे में 11, तीसरे में 13, चौथे में क्या होता है 11, 4 चरण होते हैं। दोहा बेटा क्या होता है, आप दोहा नहीं यार, मतलब देखो निशाना कहीं और लगा रहा हूँ लेकिन बोल कुछ और रहा हूँ। सोरठा एक्चुअली क्या होता है, तो दोहा का बेटा उल्टा होता है। ठीक है, दोहा का उल्टा क्या होता है बच्चों, सोरठा होता है। पहले चरण में 11, दूसरे में 13, इसके बाद तीसरे में 11, चौथे में 13, ये मात्राओं का खेल चलता है। उसमें 13, इसमें पहले 11, फिर उसमें 11, इसमें 13, इसमें 13, इसमें 11, इसमें 11, इसमें 13, उल्टा चल रहा है ना, उल्टा हो गया। ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऐसा है जो सदैव सदैव हमेशा सदा सदा से चला आ रहा है, बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। मतलब ऐसे शब्द को बताना है 4 ऑप्शन में से जिनका प्रयोग हमेशा एक वचन में मतलब बहुवचन में करते हो। और बहुवचन में शब्द होता है, बहुवचन में प्रयोग भी होता है, एक वचन में प्रयोग नहीं होता, कुल मिला के समझो। तो अब कह रहा है मुनि, मुनि का आप क्या बना दोगे, मुनियों बना दोगे, सो इसका बहुवचन बना लोगे, काम नहीं बनेगा। प्रत्येक, ये बेटा हमेशा एक को बताता है, तो एक वचन को हमेशा प्रदर्शित करता है, एक वचन को हमेशा प्रदर्शित करता है। बात भैया बहुवचन की है, सो ऑप्शन नंबर बी भी काटना पड़ेगा। दर्शन हमेशा बहुवचन में होता है, किस में होता है, बहुवचन में होता है। और प्रयोग भी बेटा किस में होता है, प्रयोग भी बहुवचन में ही होता है। सो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हो, अब कहोगे दर्शन सर कैसे हो गया बहुवचन में, बेटा हमेशा क्या बोलते हो, मैंने दर्शन कर लिए हैं, प्रभु के दर्शन हो गए हैं, समझ रहे हो ना, ऐसा तो बोलते हो, तो बहुवचन में ही बोलते हो। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, सदैव शब्द किस संधि के अच्छा यहाँ पर संधि पूछी गई है कि सदैव में संधि आपकी कौन सी है। ये जो सदैव आपका शब्द दिया गया है, यहाँ पर संधि कौन सी है। संधि बेटा क्या होती है, संधि आपके 2 समीपवर्ती वर्णों का मेल होती है, 2 समीपवर्ती वर्णों का मेल। अब मेल के बाद क्या हो जाए, तगड़ा वाला खेल, तो जो बनेगा वो बनेगी संधि। मतलब 2 समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार होता है, परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, चेंजमेंट होता है, कुछ भी कहो, तुम्हारी मर्जी, क्योंकि चॉइस इज योर्स, है ना। तो वहाँ पर बेटा क्या होता है, आपकी संधि होती है। तो संधि समझ गए। हिंदी में अगर हम संधि की बात करें तो संधि बेटा हिंदी में 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती हैं, एक प्यारे बच्चों आपकी स्वर संधि होती है, ठीक है, दूसरी कौन सी होती है, व्यंजन संधि होती है, और तीसरी वाली आपकी विसर्ग संधि होती है। स्वर के बाद में स्वर आए, विकार परिवर्तन, स्वर संधि। व्यंजन के बाद में स्वर या व्यंजन आए, विकार परिवर्तन, व्यंजन संधि। विसर्ग के बाद में स्वर या व्यंजन आए, विकार परिवर्तन, वहाँ पर विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक, विसर्ग का चिन्ह ऐसे लगता है, ये भी आप समझ सकते हो। ओके, तो ये तो छोटी छोटी बातें रहीं। स्वर संधि, अब एक्चुअली उदाहरण यहाँ पर तो आप कहोगे ना सर जी स्वर है ना व्यंजन है ना विसर्ग है, ये तो जाने क्या क्या दिए हैं। उसका भी एक कारण है, जो बेटा स्वर संधि है ना, इसके एक्चुअली में 5 भेद हैं। कितने भेद हैं बेटा, 5 भेद हैं। अब 5 भेदों में से कौन कौन है, तो पहले एक तो आपकी गुण संधि है इसमें, ठीक है, गुण संधि है। दूसरी बेटा कौन सी है, इसी में आपकी वृद्धि संधि है। अगली कौन सी है, यण संधि है। अगली कौन सी है, अयादि संधि है। अगली कौन सी है, वृद्धि संधि है। तो आपने देखा 5 संधियां जो है आपके स्वर संधि के भेद के अंतर्गत आती हैं। तो अब यहाँ पर क्या है ना, यही 4 दी गई हैं, 4 ऑप्शन में से स्वर संधि के। तो पहली चीज़ तो क्लियर हो गया कि जो सदैव है ना प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका स्वर संधि है। अगर आपसे पूछता कि इसमें कौन सी संधि है, तो आप फटाक से ऑप्शन के अनुसार स्वर संधि। अब स्वर संधि में कौन सी संधि है, तो वो भैया हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। जहाँ पर 2-2 मात्राओं का खेल चलता है ना,
वहाँ पर बेटा वृद्धि का खेल चलता है, और जहाँ वृद्धि का खेल चलता है वहाँ पर वृद्धि संधि होती है। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा, 22 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो 22 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि अमी का तत्सम रूप बताना है। अमी दिया गया है बेटा, और अमी क्या है, ये आपका तद्भव दिया गया है, ठीक, तद्भव, और इसका क्या बताना है बेटा, तत्सम रूप बताना है। एक बात मेरे बच्चों ध्यान रखना हमेशा कि तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं, मतलब कह रहा है कि संस्कृत के शब्द होते हैं और इनका ज्यों का त्यों प्रयोग हो जाता है आपकी हिंदी में, ठीक है। ज्यों का त्यों आप क्या करते हो, हिंदी में प्रयोग कर लेते हो, मतलब जिन शब्दों का ज्यों का त्यों आप हिंदी में प्रयोग करते हो वो संस्कृत के शब्द हैं, कोई चेंजमेंट आप उसमें नहीं कर सकते हो, नहीं करते हो, तो वो आपके बेटा तत्सम होते हैं। लेकिन जो संस्कृत के शब्द हैं उनका अगर आप विकृत रूप प्रयोग करते हो, उनका बदला हुआ रूप प्रयोग करते हो, तो वो आपका बेटा क्या होता है, वो आपका तद्भव होता है। तो ये 2 पॉइंट तो क्लियर हो गए। तत्सम संस्कृत के शब्द होते हैं, वैसा हिंदी में प्रयोग। तद्भव आपके संस्कृत शब्दों का बदला हुआ रूप होता है जो हिंदी में प्रयोग करते हैं, तद्भव। तीसरी बात यहाँ पर एक और आती है, देशज शब्द। देशज शब्द बेटा आपके होते हैं जिनका जन्म कहाँ पर होता है, देश में होता है, अता पता नहीं होता कहाँ से आ गए हैं, वो होते हैं। और विदेशज का मतलब होता है आपके विदेशी भाषा के शब्द आपके बेटा विदेशज शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ तक सारा मामला आपका क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन समझ में आ गया होगा। ये रहा आपका अगला प्रश्न 24 नंबर वाला। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंक जो दिया गया है इसका अनेकार्थी शब्द नहीं है। मतलब ये जो अंक शब्द है ना, इसके 3 अर्थ तो रहने वाले हैं आपके विकल्प वाले, एक अर्थ बेटा नहीं होगा, और जो नहीं है वही एक्चुअली में क्या है, सही है। तो अंक का मतलब क्या होता है बेटा, एक नाटक का भाग आपका अंक कहलाता है, बिल्कुल सही है। अंक का मतलब बेटा गोद भी होता है, बिल्कुल सही है, बोले अंक में उठा लिया, अंक साइनी गोद में सोने वाली स्त्री होती है। अगला कह रहा है अंक बेटा आपकी संख्या होती है, बोले कितने अंक मिले हैं परीक्षा में तुम्हें। तो अभी यहाँ पर जो गलत आंसर है क्या बेटा, वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। पृथ्वी जो है आपके अंक का अर्थ नहीं देती है, अर्थात अंक का अनेकार्थी शब्द जो है आपका पृथ्वी नहीं है। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है कि रिक्त स्थान पर उचित शब्द का चुनाव करना है और भर देना। तो रिक्त स्थान पर उचित शब्द भरना है बेटा आप सभी को। फ्रांस में एक बार हुई थी, अरे यार क्रांति हुई थी, क्या बात है, क्रांति तो पहले नंबर में लिख गई, तो क्रांति हुई थी। सो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्रांत तो हुआ नहीं था, क्रांतिकारी हुई नहीं थी, क्रांतिवीर हुए नहीं थे। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बेटा 26 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। पंक्तियों के रचयिता कौन है, तो बेटा इसका राइट आंसर है सुभद्रा कुमारी चौहान। कौन सा बेटा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा बेटा आपकी रचना की गई है। प्रस्तुत पंक्तियों की बहुत शानदार पंक्तियां हैं, समझ रहे हो। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, रानी जी पर इन्होंने लिखा है, झांसी की रानी पर लिखा है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते बेटा, 26 नंबर हो गया, 27 नंबर आ गया। बीजक रचना निम्नलिखित में से किसकी है, 27 नंबर का प्रश्न है। बीजक रचना बेटा किसकी है, तो राइट आंसर है कबीर दास की है। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाओं में बेटा आपको पद्मावत मिलेगी, बहुत पूछी जाती है। पद्मा, क्या लिख रहे हो भाई, क्या लिख रहे हो, सही करो जल्दी। हाँ, तो इसकी रचना बेटा क्या हो जाएगी, पद्मावत। पद्मावत बेटा बहुत पूछी जाती है। अखरावट भी पूछी जाती है। आखिरी कलाम भी इन्हीं की रचना है, ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी। तुलसीदास की बहुत सारी रचनाएं हैं, बहुत सारी, गीतावली, दोआवरी, बरवे, रामायण, रामलला, नहचू, रामचरितमानस सब रचनाएं हैं। सूरदास की बेटा सूर सारावली वगैरह सब है। तो बीजक रचना बेटा किसकी है, कबीरदास। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है कि पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद करना है। बेटा पुनर्जन्म जो दिया गया है इसका सही संधि विच्छेद की अगर हम बात करें तो ये आपका इस तरीके से होगा, पुनः धन जन्म हो जाएगा। और आप जानते हो जब कभी भी विसर्ग के बाद में कोई स्वर या व्यंजन आता है तो वहाँ पर बेटा आपकी विसर्ग संधि होती है। तो अगर बात करें कि बेटा ये जो आपका पुनर्जन्म दिया गया है यहाँ पर कौन सी संधि है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों विसर्ग संधि है। सो राइट आंसर तो विसर्ग संधि हो गया। लेकिन आपसे तुड़वा रहा है, तुड़वाने के लिए ऑप्शन कौन सा दिया गया है, 28 का ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी सारे के सारे ऑप्शन आपके बिल्कुल गलत दिए गए हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे, काफ़ी देर हो गई क्योंकि करते करते
जल्दी जल्दी समझेंगे। ठीक, समझ गए क्योंकि काफ़ी कुछ समझ गए हो। निम्नलिखित में से शब्द समूह के लिए एक शब्द का चुनाव करना है। वह जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, मतलब ऐसा प्राणी जो है कि एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, उसे गतिशील तो आप कह सकते हो, अडिग तो बिल्कुल नहीं कह सकते हो, स्थिर नहीं रहता तो अस्थिर भी कह सकते हो, लेकिन इन सब में से भारी पड़ेगा यायावर बोला जाता है। तभी आपने पढ़ा होगा, आर्य लोग पहले यायावर के अंतर्गत आते थे, कहीं यहाँ निवास बना लेते थे तो कहीं वहाँ निवास बना, जैसे एक जगह भोजन पानी खत्म दूसरी जगह, समझ रहे हो, समय परिस्थितियों के अनुसार यायावर बोला जाता है जो एक स्थान पर नहीं टिक कर रहता। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बेटा 30 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि यातुधान का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा है। यातुधान, यातुधान का बेटा सही पर्यायवाची शब्द वे शब्द होते हैं जो समान अर्थ देने वाले शब्दों से मिलते जुलते हैं। तो यातुधान का बेटा अगर बात करें सही कौन सा है तो बेटा राक्षस का होता है। सो राइट आंसर राक्षर निशाचर होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आग की बात करें तो इसका बेटा पर्यायवाची आपका अग्नि होता है। क्या होता है? अग्नि होता है। अग्निवीर का नाम आपने सुना है, बहुत चर्चा में रहा है। घोड़ा का बेटा पर्यायवाची आपका घोटक भी होता है, घोटक होता है होता है, तुरंग होता है, ये सब होते हैं आपके। वस्त्र का तो जानते हो, चीर पटन वस्त्र, ये सब आपके इसी में आते हैं। ठीक है, वस्त्र के होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर निशाचर, वो रात में विचरण करते हैं, वो यातुधान होते हैं, राक्षस होते हैं, निशाचर होते हैं, भूत पैसाच जो भी कुछ कह पाओ सब होते हैं। ठीक है, अगला बेटा आपके सामने एक गद्यांश दिया गया है, इसे छोटा करना पड़ेगा और इसके बाद हमें इसे पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद हम प्रश्नों के आंसर को सही कर पाएंगे। ठीक, छोटा है लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं सारी बातें क्लियर करूंगा पढ़ के। बेटा यहाँ पर आपका गद्यांश दिया गया है, गद्य के फॉर्मेट में दिया गया है, ध्यानपूर्वक पढ़ना। नीचे 5 प्रश्न दिए गए, उनके आंसर करने हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रश्नों को पढ़ लेना है, उसके बाद गद्यांश को पढ़ना है, जिससे आसानी से आंसर का आप चुनाव कर पाओगे, बड़ी आसानी के साथ। चलिए, तो 31 से 35 नंबर तक के प्रश्न हैं जिनका आंसर करना है इसी गद्यांश के अनुसार। अपनी तरफ से दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना, जो यहाँ पर दिया गया है वही 100% सही है, उसी के अनुसार हमें आंसर भी करना है। ठीक है बेटा, शनि ग्रह आप सभी जानते हो, आपका जो सौर मंडल है वहाँ पर 8 ग्रह हैं, उसमें शनि ग्रह भी शामिल है। क्रम के अनुसार अगर बात करें तो सौर मंडल का 6वें नंबर का ग्रह, अगर क्रम की बात करें, ठीक है, यह ग्रह बृहस्पति और यूरेनस के बीच में सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। मतलब अगर हम शनि ग्रह की बात करें तो बृहस्पति जो कि आपके सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, और यूरेनस के बीच में क्या है, वहीं पे घूम रहा है सूर्य के चारों ओर। सूर्य से बृहस्पति ग्रह लगभग जितना दूर है ना, उतना ही बृहस्पति ग्रह से शनि ग्रह की दूरी भी है। कोई बात नहीं भाई, शनि ग्रह इतना बड़ा है कि इसमें 750 पृथ्वी आप रख सकते हो, मतलब 750 पृथ्वी उठा के शनि ग्रह के अंदर आप घुसा के रख दोगे। परंतु शनि ग्रह का भार केवल 95 पृथ्वी के बराबर, मतलब पृथ्वी तो आपकी कितनी आ जाएंगे, 750, लेकिन अगर भार की बात करेंगे ना तो भार बेटा 95 पृथ्वी के बराबर होगा। ओके, चलिए, कारण इसका ये है ना कि शनि का जो द्रव्य राशि है ना, उसका जो औसत घनत्व है वो बहुत कम है। औसत घनत्व कम है, इसलिए कम पृथ्वी के वजन के बराबर है। भार मतलब कम है। कहने का मतलब ये है कि पानी से भी कम है घनत्व, औसत घनत्व आपके किसका, शनि ग्रह का। शनि ग्रह को अगर पानी में आप डाल दोगे ना, महासागर में किसी में डाल दोगे अगर, तो संभव है वो डूबे उबेगा नहीं, उसी महासागर में आराम से बढ़िया तैरता रहेगा और मस्ती के साथ आराम से तैरता रहेगा। सौर मंडल में सबसे कम घनत्व वाला अगर कोई पिंड है तो नाम है शनि। ये बेटा यहाँ पर आपका पैराग्राफ दिया गया था, गद्यांश दिया गया था, मैंने पढ़ लिया है। आप भी इसको पढ़ के समझ गए होंगे। छोटा हो गया इसके लिए खेद है, लेकिन काम करना पड़ेगा भाई, समझना पड़ेगा यहाँ पर आपको। चलो, पहला नंबर का प्रश्न आपके सामने दिया गया, इसको धुआं कर देते हैं। आपके सामने बेटा प्रश्न क्या था, ध्यान से सुनो। क्या कह रहा है, शनि ग्रह में कितनी पृथ्वी समास, अरे अभी भी मैंने बताया 750 आ जाएंगे ना। सो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने, सौर मंडल में शनि का क्रम कौन सा है। अरे भैया, क्रम के अनुसार 6वां था ना। सो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से पढ़ा है तो आंसर करने में कोई चुनौती नहीं आएगी। ऑप्शन नंबर डी 32 का बिल्कुल राइट आंसर सही है। ओके, चलो, अरे राइट आंसर का मतलब ही होता है सही है यार, मैं दोनों बोल देता हूँ, कोई बात नहीं। शनि ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच में रहते हुए सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, तो बार बार बोला था बृहस्पति और यूरेनस के बीच में है और सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर डी 33 का बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक, अगर आपने गद्यांश को ध्यान से पढ़ लिया ना तो 5 नंबर के प्रश्न फटाफट आप सही कर सकते हो, ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है बेटा। अगला है, सौर मंडल में सबसे घनत्व वाला पिंड कौन सा है। सबसे यहाँ पर होना चाहिए कम,
ठीक है। सौरमंडल में सबसे कम घनत्व वाला पिंड कौन सा है? तो इसका राइट आंसर बेटा कौन सा होगा? शनि। सो ऑप्शन नंबर बी 34 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल बेटा आपके सामने, ध्यान से देखो। निम्नलिखित में से क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसे शनि की द्रव्य राशि का औसत घनत्व कम है? किससे कम है? किससे कम है? किससे नहीं लिखा गया, यहाँ पे होना चाहिए किससे नहीं, किससे होगा। किससे कम है बेटा? पानी से भी कम है, लिखा हुआ है आपके गद्यांश में। सो ऑप्शन नंबर सी 35 का राइट आंसर है। तो बड़ा बड़ा आपने क्या किया, गद्यांश को पढ़ा और 5 क्वेश्चन आपने चिटका दिए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। सदैव का बेटा संधि विच्छेद पूछा गया था, संधि पूछी गई थी, तो आपने बोला था सर यहाँ पर वृद्धि संधि है, स्वर संधि के अंतर्गत आता है, वो तो क्लियर हो गया। अब कह रहा भैया विलोम। विलोम का मतलब होता है उल्टा अर्थ देने वाला। क्या कह रहा है बेटा? उल्टा अर्थ देने वाला जो होता है ना, वो क्या होता है? विलोम शब्द होता है, विपरीत अर्थ देने वाला। तो सदैव का क्या होता है? विरध होता है, विरध। सदैव, सदैव का तो हमेशा, हमेशा तो बेटा इसका क्या है? समानार्थक शब्द है, विरध होता है, यदा कदा, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका क्या होगा? 36 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला बेटा सवाल है, सुवर्ण, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। ऐसा सुना है ना आपने? सुवर्ण को खोजत फिरें कवि व्यभिचारी चोर। तो वही कह रहा, सुवर्ण जो एक यहाँ पर शब्द दिया गया है, ये एक्चुअली है क्या? क्या यह आपका तत्सम शब्द है? ओके, अच्छा, तत्सम शब्द वे होते हैं बेटा जो संस्कृत के शब्द होते हैं और इनका क्या होता है? ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों हिंदी में हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं, वो आपके होते हैं तत्सम। बेटा संस्कृत के शब्दों का क्या होता है? विकृत रूप होता है, और अगर आप हिंदी में प्रयोग कर लोगे वो होते हैं तद्भव। देश में जन्मे शब्द जो होते हैं, देश में जन्मे शब्द जो होते हैं वो होते हैं वो आपके क्या होते हैं? देशज होते हैं। और विदेशी भाषा के शब्द जो होते हैं ना, विदेशी भाषा के शब्द, विदेशी भाषा के जो शब्द होते हैं वो विदेशज। ओके, अब यहाँ पर आते हैं आंसर पर। बेटा सुवर्ण जो दिया गया है ना, इसका तत्सम क्या होता है? सुवर्ण होता है तत्सम। तो सुवर्ण बेटा क्या होता है? ये आपका तत्सम होता है। तो यहाँ पर ये सुवर्ण क्या होगा? तद्भव होगा। सो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। 38 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं बेटा। स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा, आपने कितना किया है ना, कितनी गहराई में है, कितना बाहर है, ये जरूर कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से अव्ययी भाव समास क्या होता है बेटा? जिस समास में पूर्व पद क्या होता है? पूर्व पद अव्यय होता है। जिस समास में पूर्व पद अव्यय होता है और साथ ही साथ में अव्यय की क्या होता है? प्रधानता होती है। मतलब जिस समास में पूर्व पद अव्यय होता है और उस अव्यय की प्रधानता होती है, वहाँ पर लल्ला अव्ययी भाव समास होता है। पहचान में क्या मिलेगा? आ वगैरह आपको मिल जाते हैं। ओके, यथा, यावत, हर, या, आ, ये सब मिलते हैं, ये अव्ययी भाव समास के उदाहरण। तो आ बेटा आजीवन में मिल जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा बेटा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको अव्ययी भाव समास देखने को मिलेगा। अच्छा, समास की परिभाषा नहीं बताई क्या बेटा? समास दो पदों या शब्दों का योग होता है, उसके बाद वाला जो खेल होता है, संधि में दो समीपवर्ती वर्णों का मेल होता है और समास में आपके दो पदों का मेल होता है, उसके बाद किसी तीसरे नए पद का जन्म होता है, सार्थक होता है जो भी जन्म लेता है नया शब्द। ठीक है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर आपका समास होता है। समास आपके यहाँ पर देख सकते हो, अव्ययी भाव समास में क्या होता है? पूर्व पद अव्यय और उस अव्यय की आपकी क्या होती है? प्रधानता भी होती है, अव्ययी भाव समास होता है। सो राइट आंसर यहाँ पर 38 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। ठीक, चलो पीताम्बर की अगर बात करेंगे तो कह रहा पीत है अंबर जिसका, तो किसके बारे में? विष्णु के बारे में, कृष्ण के बारे में बात कर रहा है। सो यहाँ पर क्या होगा? आपका बहुव्रीहि समास होगा। पाप पुण्य में यहाँ पर दोनों पदों की आपकी प्रधानता दी गई है, तो यहाँ पर बेटा आपका क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। ठीक है, अगर दशानन की बात करें, दशयानन जिसके मतलब रावण की बात कर रहा है, मतलब यहाँ पर भी आपका क्या होगा? बहुव्रीहि समास होगा। ठीक, जिस समास में दोनों पदों की अप्रधानता होती है, किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है, वो होता है बेटा बहुव्रीहि समास। जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है वो होता है द्वंद्व समास। जिसमें पूर्व पद अव्यय होता है, अव्ययी भाव समास, दोनों पदों की प्रधानता नहीं होती, किसी तीसरे की होती है, वो भी होता है बहुव्रीहि समास। ओके, चलो 39 नंबर का प्रश्न दिया गया है, शुद्ध वर्तनी का चुनाव करेंगे। अंताक्षरी ऐसे लिखी नहीं जाती, गलत हो गया। कवित्री ऐसी होती नहीं, कवियत्री होती नहीं, कवयित्री होती है। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शब्दों को ध्यान से देख लीजिएगा। लास्ट प्रश्न बेटा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को किस नाम से संबोधित किया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बेटा किस नाम से संबोधित किया है? आदिकाल को आदिकाल तो इन्होंने बोला नहीं है,
चारण काल इन्होंने बोला नहीं है, बीज वपन काल इन्होंने बोला है। सो ऑप्शन नंबर सी 40 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वीर काल इन्होंने बोला नहीं। सो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों हमने क्या किया है, 40 प्रश्नों को झड़ाझड़ ख़त्म कर लिया है। अब आप सभी के लिए कुछ संदेश है कि अपना स्कोर शेयर करना ना भूलें। गुजारिश है अपना स्कोर ज़रूर शेयर करें कि आपने 40 में से कितने सही किए हैं। और इस तरीके की वीडियो चाहिए और लगे बंदे ने मेहनत किया है और सही तरीके से समझाया है, पढ़ाया है तो लाइक कर देना। पहली बार विजिट की है तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।